हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको, और उसके बाद नाटक और एकांकी से जुड़े हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। और जहाँ तक हमने अभ्यास कर लिया है उसके आगे शुरुआत करेंगे आज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए, और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अभी हम नाटक और एकांकी तक के सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम देख चुके हैं, जिनका अभ्यास कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वे सभी प्रश्न देख लेंगे या आपने देख लिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो इसका जो आगे का है शीर्षक वो है उपन्यास, अर्थात आज हम उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज हम शुरुआत करेंगे उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। जो हमारा अगला शीर्षक है वो उपन्यास है। यहाँ तक हमने प्रश्नों को देख लिया था। तो उपन्यास की शुरुआत करने से पहले इसकी जो कुछ मूल बातें हैं उसे जान लेते हैं। चूंकि हम अभ्यास कर रहे हैं तो ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों ने तैयारी कर ली है, सब कुछ विस्तार से आप पढ़ चुके हैं, और ये अभ्यास है। तो अभ्यास में जो कुछ बहुत मूल बातें हैं उन्हें एक बार देख करके हम शुरुआत करेंगे, और अभ्यास के दौरान जो भी चीजें विस्तार से देखने योग्य होंगी उन्हें देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो जो उपन्यास शब्द है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसे देख लेते हैं। मोटे तौर पर एक बार हम इस पर नजर डाल लेते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कब किया? 1875 ईस्वी में। इनकी जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसमें प्रकाशित इनकी अपूर्ण रचना मालती, उसके लिए इन्होंने सबसे पहले नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो उपन्यास शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। कब किया है? 1875 ईस्वी में किया। कौन सी पत्रिका थी उनकी जिसमें उन्होंने किया था? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में किया था। उसमें एक रचना उनकी प्रकाशित हुई थी मालती, जो कि उनकी अपूर्ण रचना थी, उसके लिए उन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। एक तथ्य ये हो गया। अगला है कि ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। जो ब्रजरत्न दास जी थे वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसे वे एक उपन्यास मानते हैं। उनके अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। अब ये देखते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और प्रथम उपन्यासकार कौन है और कौन किसे मानता है। ये हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि इसमें विद्वानों में मतैक्य नहीं होता है। कुछ विद्वान किसी को मानते हैं, कुछ आलोचक किसी को मानते हैं कि ये पहले उपन्यास है, कोई किसी को मानता है। इसी तरह से जो डॉक्टर गोपाल राय हैं वे देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, और देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जो हैं
ये भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं जो श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखा है, और ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो सबसे पहले तो देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अन्य जो तत्व होते हैं, उपन्यास के तत्वों के आधार पर अलग अलग जो लेखक हैं वे अलग अलग उपन्यास को पहला उपन्यास मानते हैं। तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा गुरु है, चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, इसलिए अधिकांश जो विद्वान हैं वे शुक्ल जी के मत के अनुसार ही परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 ईस्वी है। और किसने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का है, जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। वही देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त का है, इसे गोपाल राय जी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत जो परीक्षा गुरु है, इसको अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। जैसा कि आपको बताया कि अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तब तो देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 70 में आई थी, जो कि 70 में आया था उपन्यास, वो सबसे पहला हो जाता है। लेकिन और जो तत्व होते हैं उनको ध्यान में रख करके आलोचक या जो विद्वान होते हैं तब उसका निर्णय करते हैं कि कौन सा पहला माना जाए। तो शुक्ल जी ने इसे इसीलिए माना कि ये अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लगता है। ये इसे मानते हैं किसे? परीक्षा गुरु को। तो परीक्षा गुरु ध्यान रखिएगा लाला श्रीनिवास दास जी का है और 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो अब हम शुरुआत करते हैं उपन्यास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी। सबसे पहला प्रश्न है कि मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र हिंदी में से कौन सा है? तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। इसमें बिहार विकल्प डी सही होगा, बिहार। अन्य विकल्प हैं लखनऊ, दरभंगा और बनारस। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास है और इसकी जो कथा है वो बिहार के पूर्णिया जिले के मीरीगंज गांव पर आधारित है और यह फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस तथा पलटू बाबू रोड ये रेणु जी के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मैला आंचल कहानी नहीं है बल्कि फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। क्योंकि प्रश्न में इसे कहानी लिख दिया गया है इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ये कहानी नहीं है, उपन्यास है। संभवतः आप लोगों ने मैला आंचल जो उपन्यास है इसे पढ़ा भी होगा क्योंकि ये पाठ्यक्रम में लगा रहता है और बहुत महत्वपूर्ण है। आंचलिकता की दृष्टि से ये हिंदी का सबसे अच्छा आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ था? 1954 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका और निरूपमा। तो यहाँ पर पूर्ण प्रकाश विकल्प ए सही होगा। पूर्ण प्रकाश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं है, जबकि प्रभावती, अलका और निरूपमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। ये 3 उपन्यास उन्होंने लिखे थे। इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ये उपन्यास हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। अलका, प्रभावती और निरूपमा, ये 3 नाम बिल्कुल आपको याद रखने हैं। ये तीनों उपन्यास किसके हैं? तो ये निराला जी के हैं। तो इसे आप किसी तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि
अलका की प्रभा, अलका नाम की कोई लड़की है, मान लीजिए अलका नाम की कोई लड़की है, तो अलका की प्रभा अर्थात उसकी जो आभा है, उसकी जो प्रभा है, उसकी कोई उपमा नहीं है। उपमा अर्थात तुलना नहीं है। उपमा अलंकार आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, तो उपमा शब्द का अर्थ भी मालूम है कि जो अलका है उसकी प्रभा की कोई उपमा नहीं है। और उपमा शब्द से आप निरूपमा शब्द याद रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि अलका की प्रभा की कोई उपमा नहीं है? क्योंकि उसकी जो प्रभा है वो निराली है। अलका की प्रभा की कोई उपमा नहीं है क्योंकि वो निराली है। तो अलका से अलका उनका जो उपन्यास है, प्रभा से प्रभावती और उपमा से निरूपमा शब्द आप याद रख सकते हैं। तो अलका की प्रभा की कोई उपमा नहीं है क्योंकि वो निराली है, और निराली से निराला शब्द आप याद रखेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन से उपन्यास लिखे हैं? तो अलका, प्रभावती और निरूपमा, या निरूपमा, प्रभावती, अलका, ये 3 उपन्यास आप किसी भी तरह से आपको याद रखने हैं। आपको कोई और तरीका समझ में आए आप वैसे याद रखिए। मूल उद्देश्य हमारा यही है कि ये तीनों नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। जब हम किसी चीज को अलग से लिख करके अलग से समझ लेते हैं तो चीजें हमें और अच्छे से याद रहती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये 3 नाम अब आपको याद रहेंगे, अलका, प्रभावती और निरूपमा। ये उपन्यास किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। तो यहाँ पर जो विकल्प ए था पूर्ण प्रकाश, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं है। शेष उपन्यास प्रभावती 1936 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी और निरूपमा 1936 ईस्वी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। ये मराठी से हिंदी में अनुदित है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम पूछा गया है। उनका जो जन्म वर्ष है उसके अनुसार 4 नाम दिए गए हैं: जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो लेखक हैं इनके आपको जन्म वर्ष पता होने चाहिए। भगवती चरण वर्मा जी 1903 ईस्वी में हुए थे, जैनेन्द्र 1905 ईस्वी में हुए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए थे 1907 ईस्वी में, और अमृतलाल नागर जी का जो जन्म वर्ष है ये 1916 ईस्वी है। इसे आपको याद रखना है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, इसे याद कराने का प्रयास किया जाएगा। भगवती चरण वर्मा, इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं कि भगवती चरण वर्मा, 3 इसमें शब्द आ रहे हैं, एक भगवती, एक चरण और एक वर्मा, 3 शब्द हो गए। तो इनका जो जन्म वर्ष है उसमें 3 आएगा अंत में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या कोई और तरीका जो आपके समझ है। इस तरह से आपको सभी जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनके जो जन्म वर्ष हैं वो याद रखने हैं। तो भगवती चरण वर्मा 1903, जैनेन्द्र 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, बाबू देवकी नंदन खत्री। हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। कानन डायल, जो आर्थर कानन डायल, ये पाश्चात्य विद्वान है और उन्होंने पाश्चात्य में इस तरह के उपन्यासों पे बहुत काम किया है, इसलिए वो पाश्चात्य में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए इन्हें गोपाल राम गहमरी जी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल आदि। यहाँ पर जो प्रश्न था कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो बाबू देवकी नंदन खत्री। और बाबू देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, इससे तो ऐसा शायद ही कोई हो जो परिचित न हो। चंद्रकांता नाम ऐसा है जिसे हर कोई जानता है, और चंद्रकांता उपन्यास ऐसा उपन्यास था कि जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। जो हिंदी नहीं जानते थे
वे चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा की ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ने के लिए इतना प्रसिद्ध हुआ था ये उपन्यास अपने समय में। और इस पर आपने देखा होगा, इसे अभिनीत भी किया गया चंद्रकांता को। इसमें बहुत इसको लोगों ने बहुत, आप कह सकते हैं अपने क्षेत्र में इसने बहुत नाम, इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई, बहुत नाम हुआ चंद्रकांता का। और इसके जो लेखक हैं वे देवकीनंदन खत्री जी हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा या बाकेलाल चतुर्वेदी? तो चक्करदार चोरी ये उपन्यास है गोपाल राम गहमरी जी का, विकल्प बी सही होगा। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम आदि। और लज्जा राम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र नवा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन किसका है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और शिवनंदन सहाय। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस पुस्तक से आप सभी परिचित होंगे। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। और हिंदी विषय से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय को विस्तार से आपको पढ़ना है, तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें आपको बहुत समझ में आ जाएंगी, बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें बहुत सरल भाषा में बहुत गूढ़ता के साथ चीजों को दिया हुआ है, तो इसे आप अवश्य पढ़िएगा। अगर आप हिंदी से जुड़े हुए हैं तो ये पुस्तक आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी ही चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1954 में, 1940 में, 1952 में या 1938 में? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उसके अनुसार विकल्प बी सही होगा, 1952। रामचंद्र तिवारी जी ने ये 1952 सन नहीं माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक में संभवतः 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष दिया है गर्म राख का, लेकिन वैसे 1952 ईस्वी को माना जाता है और यहाँ पर 1952 ही है विकल्प में, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं सितारों का खेल, गिरती राख, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना और बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा आदि। ये देखिए नोट में ये चीज दी हुई है कि गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित जो हिंदी का गद्य साहित्य नामक पुस्तक है, इतिहास ग्रंथ है, उसमें वर्णित है। चूंकि ये विकल्प में नहीं है इसलिए यहाँ पर 1952 ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान या वृंदा करात? तो विकल्प बी सही होगा, प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। तो बाजार के बीच बाजार के खिलाफ आपको इतना याद रखना है कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ कौन खड़ी हुई थी? तो प्रभा नाम की लड़की है जो कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ खड़ी थी। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये प्रभा खेतान जी का उपन्यास है या लघु उपन्यास लघु उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोवा की पुस्तक द सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता किया था, जिसके कारण ये काफी चर्चित रही थी। ये इनका बहुत चर्चित उपन्यास है स्त्री उपेक्षिता।
प्रभा खेतान द्वारा रचित जो उपन्यास हैं वे हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी या निरुपमा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, पुनर्नवा। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, जबकि निर्वासिता अनूपलाल मंडल द्वारा, निरुपमा निराला द्वारा और बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? अभी हमने देखा था भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का उपन्यास है, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी ने। इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल 1877 ईस्वी है। फुल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत ही लोकप्रिय हुई। फुल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्व दीपक आदि। ओम जय जगदीश हरे इस आरती से हम सभी परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये आरती किसके द्वारा लिखी गई है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी द्वारा। और श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने उपन्यास कौन सा लिखा? भाग्यवती। कब प्रकाशित हुआ? 1877 ईस्वी में। और कौन इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानता है? तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? झूठा सच जो कि यशपाल जी का उपन्यास है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला जो भाग आया था ये 1958 ईस्वी में आया था और उसका जो दूसरा भाग आया था ये 1960 ईस्वी में आया था। तो इन दोनों ही भाग के अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा भाग है उसका नाम पूछा गया है, उसका शीर्षक पूछा गया है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान या देश की स्थिति। तो देश का भविष्य ये दूसरे उपन्यास का शीर्षक था। पहले उपन्यास का शीर्षक था वतन और देश और दूसरा था देश का भविष्य। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले वतन और देश आएगा और देश के तुरंत बाद फिर देश आएगा। तो देश का भविष्य, पहले हम वतन और देश देखेंगे फिर देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं कि झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में आया था। पहला जो भाग था उसका शीर्षक था वतन और देश। पहले हमने वतन और देश देख लिया, अब हम देश का भविष्य देखेंगे। तो 1958 में वतन और देश प्रकाशित हुआ और दूसरे भाग में 2 वर्ष का अंतर है। इसे आप याद रख सकते हैं कि पहले हमने वतन और देश देखा, फिर 2 वर्ष लग गए देश के भविष्य को समझने में या उसे देखने में। तो 58 से 60 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 1958 और फिर उसके बाद 1960 में देश का भविष्य शीर्षक आया, जो कि उस उपन्यास का दूसरा भाग था। यशपाल द्वारा रचित अन्य जो औपन्यासिक कृतियां हैं वे हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का शाप, मेरी तेरी उसकी बात आदि। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, सभी पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प डी सही होगा, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास आपको अगली कक्षा में विस्तार से दिखा करके समझा दिया जाएगा एक बार, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पुस्तक को दिखा करके और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको बता दी जाएंगी अगली क्लास में। तो फणीश्वर नाथ रेणुकृत जो आंचलिक उपन्यास है वो है मैला आंचल, मृगनयनी, शेखर एक जीवनी और गोदान। ये तीनों ही जो उपन्यास हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के नहीं है। मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ था? 1954 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल, परिति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। इनका जो राम रतन राय उपन्यास है ये अपूर्ण उपन्यास है। बहुत बार प्रश्न आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का निम्न में से कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो ध्यान रखिएगा, राम रतन राय। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी अपना
गुरु, साहित्यिक गुरु किसे मानते हैं? तो सतीनाथ बादुड़ी जी को। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जो मृगनयनी उपन्यास है उसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में एक मृगनयनी भी दिया गया था। मृगनयनी, गोदान, शेखर एक जीवनी, और ये तीनों ही जैसा कि आपको बताया फणीश्वरनाथ रेणु जी के नहीं है। तो मृगनयनी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का है, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ था। शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय का उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। वहीं वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। सर वॉल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा जी को कहा जाता है, व से वॉल्टर और व से वृंदावन। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल या कमलेश्वर? तो राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल, विकल्प बी सही होगा। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग और आंचलिकता का मिश्रण है। राग दरबारी उपन्यास बहुत अच्छा उपन्यास है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। इसमें व्यंग के माध्यम से उन्होंने इतने अच्छे से जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उसको बहुत ही सलीके से प्रस्तुत किया है। और ये इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि श्रीलाल शुक्ल जी को अन्य किस लेखक के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अमरकांत। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाल शब्द है इसमें, तो हर कोई चाहता है कि उसका लाल क्या हो? अमर हो जाए। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ कि हर कोई चाहता है कि उसका लाल क्या हो जाए? अमर हो जाए। तो लाल को अमर शब्द से जोड़ करके आप अमरकांत शब्द याद रख सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, इन दोनों ही लेखकों को संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला, गबन, सुनीता या प्रतिज्ञा? तो सुनीता ये प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। निर्मला, गबन और प्रतिज्ञा ये तीनों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास हैं उनके जो मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखे गए या पहले उर्दू में फिर हिंदी में लिखे गए, उन सभी उपन्यास को हम अगली जो क्लास होगी उसमें विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। सुनीता उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है, बल्कि ये जैनेन्द्र का है, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शेष तीनों उपन्यासों के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म 1880 में और मृत्यु उनकी हुई थी 1936 ईस्वी में, इनका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय श्रीवास्तव ये इनका मूल नाम है, किंतु ये नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी है? तो बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं ये उनमें आते हैं देवोत्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि 1948 में आया था, ये इनका अधूरा उपन्यास था। बाद में इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। इसको हम विस्तार से समझेंगे बाद में भी। सारे जो प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं और कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था ये भी देखेंगे। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था।
प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव की, अमृतलाल नागर की, चतुरसेन शास्त्री की या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की? तो विकल्प बी सही होगा, वयम रक्षामः। ये चतुरसेन शास्त्री जी का है। ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, वयम रक्षामः, चतुरसेन शास्त्री जी का। इसमें उन्होंने रक्ष संस्कृति के विषय में विस्तार से बताया है। इनके जो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, जो उपन्यास हैं, वे हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता और धर्मपुत्र। कहानी में इनके कौन कौन सी कहानियां हैं? तो अक्षत, दुखवा में कासो कहूं, सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियां। नाटक है इनके राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग और क्षमा। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अन्य विकल्प है आत्मकथा, जीवनी और कहानी। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इनके उपन्यास है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। चारुचंद्र लेख 1963 में प्रकाशित हुआ, पुनर्नवा 1973 में और अनाम दास का पोथा 1976 में। इनके जो निबंध संग्रह हैं वे हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व। निबंध है इनके कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि। आलोचना, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, सहज साधना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ही पुस्तकें जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था तब इन पुस्तकों के विषय में विस्तार से देखा था, तो उसे तुरंत आपको अपने मस्तिष्क में एक बार दोहरा लेना है, उनके प्रकाशन वर्ष भी, क्योंकि अभ्यास के दौरान चीजों को जितने बार आप दोहराएं अपने मस्तिष्क में उतना ही अच्छा है। अभ्यास का आशय ही यही है कि आप अधिक से अधिक उस चीज को देखें और पढ़ें। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की या महादेवी वर्मा की? तो चित्रलेखा जो रचना है ये भगवती चरण वर्मा जी की है। ये बहुत उनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि पाप और पुण्य को आधार बना करके लिखा गया है कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, इसे समझाया गया है। और बहुत अच्छा उपन्यास है ये भी। 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भगवती चरण वर्मा जी की ये औपन्यासिक कृति है जिसमें रत्नांबर के दो शिष्य होते हैं, एक श्वेतांक और एक विशाल देव। उनकी कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास है पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत, राम गुसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज, चाणक्य इत्यादि। भूले बिसरे चित्र जो इनका है ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भूले बिसरे चित्र को। और चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया था। इसके बाद प्रश्न है कि छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हरिसुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी या सुभाष जोशी? तो विकल्प बी सही होगा, हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन ये हिमांशु जोशी का है। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी के जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए और सुराज। सुराज भी बहुत बार पूछा गया है कि सुराज किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा हिमांशु जोशी जी का है। हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास है ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा और आछरी माछरी। शैलेश मटियानी के उपन्यास है हौलदार, चौथी मिट्टी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी और मुठभेड़। मुठभेड़ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। पूछा गया है परीक्षाओं में कि मुठभेड़ किसका उपन्यास है, तो शैलेश मटियानी जी का। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है गौरापंत शिवानी, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग। लेकिन जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है, उनका उपन्यास है।
जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं, जो कि 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 ईस्वी को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ था और निधन इनका जनवरी 2019 ईस्वी को हुआ। सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम ये इनके अन्य उपन्यास हैं। जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2017 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। बादलों के घेरे भी इनकी रचना है, लेकिन बादलों के घेरे क्या है, उपन्यास नहीं है, ये इनका कहानी संग्रह है। हम हशमत और मित्रों मरजानी उपन्यास ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि और गोदान। तो यहाँ पर जो उपन्यास दिए गए हैं इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा, क्योंकि सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था, रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। गोदान जो इनका उपन्यास है ये इनका अंतिम पूर्ण प्रकाशित उपन्यास है, चूंकि मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु भी 1936 ईस्वी में हो गई थी और गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1936 ईस्वी है। ये इनका पूर्ण रूप से जो लिखा गया पूर्ण उपन्यास जिसे कह सकते हैं, ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसके बाद मंगलसूत्र आया, लेकिन वो उनका अपूर्ण था, बाद में जिसे अमृत राय जी ने पूर्ण करके प्रकाशित करवाया था 1948 ईस्वी में। रंगभूमि का जो कथानायक है वो सूरदास है। सूरदास नामक एक अंधा व्यक्ति होता है जो कि रंगभूमि इनका उपन्यास है, उसका कथानायक है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। और गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है, जैसा कि अभी आपको बताया। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। अगर ये पूछा जाए कि उनका पूर्ण उपन्यास कौन सा था अंतिम, तो गोदान, और अपूर्ण कौन सा है तो मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है, तो ये कथन गलत है, ये पूर्णतया कल्पनाश्रित नहीं है। इसका जो अंश है, जो इसकी कथा ली गई है वो सत्य पर आधारित है। हाँ, इसमें कुछ कल्पना अवश्य है, लेकिन पूर्णतया ये कल्पना पर आश्रित नहीं है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है, सही है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, सही है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है, ये भी सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन है ये 1946 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें किसके समय की सभ्यता और संस्कृति को दिखाया गया है, तो हर्षकालीन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, सही है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का है और इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन था उसी को चित्रित किया गया है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का है जिसमें सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है, बिल्कुल सही है। अमृतलाल नागर जी ने इसी तरह से मानस का हंस नाम से तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा, उसमें तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन वृत्त उन्होंने चित्रित किया। इसी तरह से खंजन नयन में उन्होंने सूरदास जी का जो जीवन वृत्त है उसे चित्रित किया है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है, ये भी सही है। अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर जी का है उसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, ये गलत है। स्त्रियों की समस्या को दिखाया गया है
लेकिन उनका महिमा मंडन नहीं किया गया है, ये गलत है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, यह कथन सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, इसमें कुल 21 अध्याय है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। अगला प्रश्न है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रा मुदगल जी का। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये किन्नर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, किन्नर की कथा को लिया गया है इसमें। बहुत ही मार्मिक और भावुक कर देने वाला उपन्यास कि किस तरह से समाज का एक जो हिस्सा है, समाज का एक वर्ग जिसे लोग उपेक्षित करते हैं और किस तरह की समस्याएं आती हैं उनके जीवन में, इसे अत्यंत मार्मिकता के साथ उन्होंने उभारा है। किन्नर समाज की जो समस्याएं हैं चित्रा मुदगल जी ने, विकल्प डी सही होगा। चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपारा। ये जो उपन्यास है ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। इसका जो पात्र होता है, जो प्रमुख पात्र है इसका, जो इसका नायक जिसे कह सकते हैं, विनोद नाम का जो पात्र है वो इसका नायक है और वो पत्र लिखता है अपनी माँ को। तो उसी तरह से कथा आगे बढ़ती जाती है, इसलिए ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया भी है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा। अन्य विकल्प है अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा और प्रभा खेतान। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये चित्रा मुदगल की रचना है जिसके लिए उन्हें 5 सितंबर 2018 ईस्वी को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। चित्रा मुदगल के अन्य उपन्यास है आवा, लपटे, पेंटिंग अकेली है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ था। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास है तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मैत्रेयी पुष्पा के हैं स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, इदम नमम, चाक और झूला नट। अलका सरावगी के हैं कलिकथा, बाया बाईपास, शेष कादम्बरी और कोई बात नहीं। इसके बाद है औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुछ औपन्यासिक कृतियां दी गई हैं और रचनाकार दिए गए हैं और आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा इसके अनुसार। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी जी का है, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, काला जल गुलशेर खां सानी, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। तो जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी, कक्षा आरंभ हुई थी, जहां से सबसे पहले आपको जो उपन्यास की मूल बातें बताई गई थी उसमें ये बात भी आपको बताई गई थी कि शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास जी का जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, जो कि अंग्रेजी ढंग का, उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। और वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, परीक्षा गुरु। अन्य विकल्प हैं भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी और निस्सहाय हिंदू। इसके अतिरिक्त भाग्यवती जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का है, जिसको विजय शंकर मल्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना। देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास पंडित गौरी दत्त का है, जिसे डॉक्टर गोपाल राय जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना और जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसे शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, जो कि अंग्रेजी के ढंग का है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उसकी शुरुआत हम अगले क्लास में करेंगे। जो अगली क्लास होगी उसमें इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।